अचानक छोटी सी कंकड़ी उसके चेहरे पर लगी। चोट के गुस्से में उसने आंखें खोली। कौन? तब तक दूसरी उसके सर पर। ओह, ये कंकड़ियां तो बुआ के लिए हैं। उसने धीरे से बुआ को जगाया। जा, जग्गी आया है, कंकड़ी मार रहा है। कैसे जाऊं? दरवाजे के पास दादा दादी टांग पसारे जो सो रहे हैं। चल, मैं चलती हूँ, पेशाब करने के बहाने चलते हैं। फिर दरवाजा सावधानी से लांघते हुए भी दादा की आंख खुली। कहाँ रे? हाँ? और वे सरपट दौड़ चली। जग्गी पेड़ के पास खड़ा था। बुआ और जग्गी मिलते ही बस लिपट चल दिए। वह अकेली। रुक जा, पहले बता कितनी देर में आएगी? बस 1 घंटा। अरे, तब तक सुबह हो जाएगी। नहीं, आधा घंटा। रुक माँ, तू पास ही मुंह फेर कर बैठना, कोई आए तो खांस देना। अरे वाह रे बुआ, अरे तुझे जलेबी खिलाऊंगी ना, और समोसा भी। वह अपने में गुनती मन ही मन कर्मा का गीत दोहराती कल के जलेबी के दोने के बारे में सोचने लगी। ये बुआ भी ना जलेबी तो जग्गी से ही मंगवाएगी। कल मैं अपनी सहेली को भी भर पेट जलेबी खिलाऊंगी। कुसुमी बेचारी उस दिन जलेबी के लिए जब जिद किया तो मामा ने उसे कितना मारा। बहुत गंदा है उसका मामा, बस पान खाता रहता है। फिर वह गीत की भूली कड़ियां याद करने लगी। साथ ही इंतजार प्रेमियों का भी करना ही था। घर में घुसते समय भी विशेष सावधानी रखनी होती। जब वह घर में बुआ का इंतजार करती तो कभी कभी पीछे की छोटी खिड़की खोल देती और हल्के से अटका देती, और बुआ वहीं से घर में घुस आती। कभी वे दोनों प्रेमी भी आ जाते और दम साधे चुपचाप पड़े रहते। वहां बात करने की छूट नहीं थी। माटी का घर, कमरे कई थे। अंदर वाले कमरे में वे सोती थीं। अभी वह छोटी थी। बुआ कहती, तू बड़ी होगी तो प्रेमी तुझे भी ढूंढ लेगा, तब मैं पूछूंगी। बुआ की मुश्किल यह थी कि उसका और उसके प्रेमी का टाइटल एक था। गांव में शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन प्रेम में तो कोई रुकावट मानता नहीं। सो तारों भरी रात वे सपने देखते। दिन का समय खेल कूद, खेतों में माता पिता के साथ काम में निकल जाता। मौका मिलते ही नदी या अपने मिलने की जगह पहुंच जाते। जी भर कर जलेबी खाते खिलाते। पर्व में रात भर मस्ती, नाच गाना। उनका समाज भी खुला समाज था। लड़के लड़कियों पर अधिक पाबंदी नहीं थी। माता पिता महुआ की दारू पीकर मस्त रहते। हाँ, वे सुबह से ही खूब मेहनत करते। खेतों में काम, जंगल लकड़ी लाना, जानवर चराना, चटाई झाड़ू बनाना, उसके लिए सामान जुटाना आदि। लेकिन दुख तो तब होता जब साल के कुछ महीने उन्हें साग, जंगली कंद से ही काम चलाना पड़ता। नमक का भी अभाव हो जाता। बरसात में लकड़ियां गीली हो जाती और महुआ की दारू वे चुआ नहीं पाती। स्त्रियां अधिक मेहनती होती और दारू भी बनाती। छोटी उम्र में ही रुकमा ईंट भट्टे पे काम करने चली गई। वहाँ की दुनिया ही अलग थी। हालांकि उसके साथ उसकी कई सहेलियां भी थीं। जिस आदमी ने इन सब को ईंट भट्टे पे काम दिलाया था वह आदमी भला था। लड़कियां उसे चाचा कहती। वहाँ का ठेकेदार जरूर बदमाश था। 2 बीवियों को रखे था और लड़कियों पर बुरी नजर रखता था। सोने की मोटी चेन पहनता, मूछों पर हाथ फेरता, कंजी आंखों से घूरता और बेमतलब का रौब गांठता। रुकमा के गांव के कई लोग वहां थे। लड़कियों की सुरक्षा के बारे में अधिक सतर्क थे। काम पर करते हुए भी नजर रखते थे। खैर, कुछ महीने काम करके बरसात में उनकी टोली अपने गांव घर वापस आ गई। रुकमा भी अब लंबी मजदूर देह काठी हो रही थी। लड़के उसके आसपास मंडराते। वह उनसे बचती रहती, क्योंकि अपनी बुआ का बुरा हाल वह देख चुकी थी। बुआ पेट से हो गई, बच्चा हुआ, शादी नहीं हुई। भाई भाभी ने बच्चे को पाला। आदिवासी समाज में कुंवारी लड़की के बच्चा होने के बाद भी शादी हो जाती है। उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती। बिना विवाह के दोनों साथ रह सकते हैं और बाद में उसी से शादी कर सकते हैं।
रुकमा की बुआ का प्रेमी तो भाग गया और बाद में बुआ की शादी दूसरे लड़के से हुई। वहाँ भी वह नहीं रह पाई क्योंकि उसका पति उसे बहुत सताता था। वह भागकर गांव आ गई। शादी में बुआ को जो घर से सामान मिला था वह तो ससुराल वालों ने वापस नहीं किया। हाँ, छुट्टा हो गया। बुआ की शादी फिर पंजाब कमाने गए गांव के एक लड़के से हो गई और वह पंजाब चली गई। बाद में बुआ का प्रेमी भी गांव लौट आया और उसने मजे से शादी की। रुकमा के मन में लेकिन कड़वाहट घुल गई। उसके अपने रिश्तेदारों ने उसे कई बार दबोचने की कोशिश की लेकिन वह अपनी चतुराई से बच निकलती थी। माँ दादी को कड़ी मेहनत के बाद भी भरपेट खाना नहीं मिल पाता। यह बात उसे बहुत तकलीफ देती। कहाँ कहाँ से वह खाने की चीज़ों का जुगाड़ करती। ढेर सारे छोटे भाई बहन, चीज़ें ही कम पड़ जाती। उसे एक लोटा पानी पीकर ही सोना पड़ता। घर की हालत सुधारने के लिए ही उस साल ईंट भट्ठे में काम पर जाने वाली के साथ वह और उसकी सहेली भी गई। वहाँ इस बार हालात पहले से खराब थे। ईंट भट्ठे का मालिक अपने को राजा समझने लगा था। उसने तीसरी शादी कर ली थी। उसकी तीसरी पत्नी आदिवासी लड़की थी जो शायद आसपास के गांव से आई थी। ठेकेदार की नज़र में गड़ गई तो उसने एक रात उसे उठवा लिया। मजदूरों के बीच हल्ला मचा। सबने उसका घर घेर लिया तो उसे कहना पड़ा कि वह शादी कर लेगा। शादी करके अपनी पत्नी बना उसे प्रताड़ित करता। वहाँ शुरू में तो सब ठीक था, फिर छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने लगी। रुकमा और सभी लड़कियों ने आपस में तय किया कि ठेकेदार को कोई भाव नहीं देंगी, ना कोई झगड़ा झंझट करेंगे। जब ठेकेदार ने देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही है तो उसने लड़कियों के कमरे की छत पर पत्थर फेंकवाना शुरू कर दिया। दिन में काम करती लड़कियों को घूरता, मीन मेख निकालता। खैर इतना हुआ कि हफ्ते भर का जो पैसा मिलता उसमें कटौती कम करता। अगले मौसम तक साथ आए मजदूर साथियों ने भी कहा कि अब गांव लौट जाने में ही भलाई है और वे सब गांव वापस आ गए। रुकमा भी जो पैसे बचा कर लाई थी उससे घर के हालात कुछ सुधरने लगे। धीरे धीरे खेती अच्छी होने लगी। कुट्टू और मोटा धान की खेती अच्छी हो जाती तो साल भर का जुगाड़ हो जाता। बाद में थोड़ी सी जमीन में सब्जी उगाने लगे। अपने खाने पीने से बचा तो हाट में बेच आते। वहीं हाट में पुलिस वालों की निगाह इस पर पड़ी और वे पीछे लग जाते। इशारा करके आपस में गंदी बातें कहते। उनके ठहाके, उसकी चाल बहुत तेज हो जाती और वह अपने लोगों के पास जाकर रुक जाती। उसका इलाका माओवादियों का इलाका माना जाता था क्योंकि नदी के उस पार घना जंगल था और ये उनके लिए अच्छी शरण स्थली थी। गांव वालों से उनका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण लेकिन कठोर रहता। उनकी वजह से अपराध की घटनाएं कम से कम उस गांव में नहीं होती थी क्योंकि यह उनके सरदार का गांव था। हाँ, वे पुलिस मुखबिर को जरूर सजा देते थे। कभी कभी तो उसे गोली मारकर नदी में उसकी लाश फेंक देते। इधर उनके गांव में पुलिस कैंप खुल गया। पुलिस वाले रात में तो नहीं निकलते थे, जंगल में घुसने से शायद डरते थे, लेकिन दिन में गांव वालों को तंग करते। किसी की बकरी, किसी के अंडे, मुर्गी, सब्जी मुफ्त में ले जाते। गाय भैंस हो तो दूध उनके कैंप में पहुंचाओ, वहां उनकी बेगारी करो। वे जमकर जानवर की तरह काम करवाते और फिर भगा देते। एक पैसा नहीं देते थे। जो लोग भेड़, बकरी, बतख, मुर्गा, मुर्गी पालते थे अब घाटे में रहने लगे। दूसरी और मदमस्त हाथियों के झुंड भी हमला आए दिन होता रहता था। केला, कटहल, अनाज की लूट हाथी करते। रोकने पर वे कच्ची मिट्टी के घर गिरा देते। फसल का नुकसान करते सो अलग। शायद पुलिस की जंगल में दखलंदाजी से हाथी भी परेशान होते। दिन में बंदूक चलाते आदमियों से हाथी गांव में घुसकर अपना गुस्सा उतारते। सामने जो पड़ गया उसकी खैर नहीं। मूंगफली, शकरकंद जड़ से उखाड़ तहस नहस कर देते। खलिहान का धान मुश्किल से बचता। एक दिन गांव की परमा और कुसुमी नाम की 2 नौजवान लड़कियों को पुलिस ने पकड़ लिया।
पुलिस कैंप में ले जाकर मारा पीटा, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और 2 दिन बाद उन्हें गोली मार दी। उन्हें सिपाहियों जैसे कपड़े पहनाकर जंगल के किनारे फेंक दिया और शोर मचा दिया कि माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस कैंप में जश्न मनाया जाने लगा। जिनकी बच्चियां थीं वहां मातम, पूरे गांव में मातम। बड़ी मुश्किल से उनकी लाश मिली। उनका अंतिम संस्कार कर वे जब सब जुटे तो बातचीत में यह तय हुआ कि पुलिस का जुल्म बढ़ता जा रहा है, कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। नौजवान गुस्से में थे। मुखिया ने कहा, हम क्या करेंगे, उनके पास बंदूकें हैं। रुकमा वहीं थी। उसने कहा, हाथी हैं, हाथियों के जरिए हम अपना बदला चुकाएंगे। वह भला कैसे? देखो, हाथी गुस्से या खाने के लालच में गांव में आता है। हम कैंप या थाना जो भी कहो, उसके पास केला, पका कटहल, धान, कुट्टू रख देंगे और पुलिस को कहेंगे कि ये आपके लिए भेंट है। अब हाथी गांव में आए तब हम कोशिश करें कि उनको उधर हाँक दें। खाने की चीज़ों को सूंघ हाथी वहाँ ज़रूर जाएंगे और खाना शुरू कर देंगे। तब हम हल्ला बोलेंगे कि हाथी आया, हाथी आया। ध्यान रहे, भगदड़ में पुलिस वाले अपनी बंदूकों तक ना पहुंच पाए। इसके लिए सोचना है, अलग से प्लान करना होगा। हाँ, अगर किसी एक के पास बंदूक रहेगी तो वह फायर करेगा, हाथी भड़क जाएंगे और हमला कर देंगे। याद है ना, बंदूक की गोली से ही जख्मी हाथी मर गया था। तब से हाथी गुस्से में है। 1-2 सिपाही को अपने साथ किसी काम के बहाने बुलाना पड़ेगा। अरे, सिपाही के क्यों आने लगा? वे बड़े लोभी होते हैं। हाँ, उनमें से कुछ तो हैं ही। आगे तरकीब तुम लगाओ। जब हाथी हमला करेंगे तब तहस नहस हो जाएगा, जो मजबूरी में उन्हें अपना कैंप खत्म करना पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है। ऐसा हो तब ना, वरना ये सब बच्चों का खेल जैसी बात है। क्यों, क्या हाथी गांव में मुसीबत नहीं ले आता? रुकमा बोल पड़ी। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हाथी कब तक इस दिशा में आते हैं। अमूमन जिस दिन वे नदी के पानी में उतरते हैं और उसी दिन गांव में घुसते हैं, उन्हें आकर्षित करना होगा तो अनाज की ढेरी नदी के किनारे से गांव व कैंप के रास्ते रखनी होगी। सच्चाई यही थी कि पुलिस का मुकाबला किसी अन्य युक्ति से नहीं कर सकते थे और इनकी इस योजना में उनके पकड़े जाने का भी डर नहीं था। वैसे मन में पुलिस का आतंक भी था और अपनों के खोने का भारी दुख। आगे घटनाएं जैसी उन्होंने सोची थी वैसी ही घटी। 2 पुलिस वालों के पास बंदूक उस समय थी। एक डर के मारे चला नहीं पाया, दूसरे ने गोली चलाई। पता नहीं हाथी को लगी या नहीं, लेकिन आवाज से हाथी भड़क गए। सब तहस नहस करने लगे, लोग भागने लगे। भगदड़ में कुछ लोग घायल भी हुए। गांव वालों के बाग आग की लुत्ती यानी कपड़े का गोला बनाकर उस पर तेल डालकर जलाकर हाथियों पर फेंका। 1-2 जलती लुत्ती कैंप में भी जा गिरी, आग लग गई और हाथी भाग गए। फिलहाल गांव वाले अपने मकसद में कामयाब हुए। पुलिस कैंप जल गया था। गांव वालों की मदद उन्हें स्वीकारनी पड़ी। गांव वालों का गांव फिर उनका अपना हुआ। फिलहाल फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए रुकमा से कहा गया कि वह कुछ दिन बाजार बिल्कुल न जाए। पुलिस वालों की आंखों में वह गड़ी है। रुकमा ने सोचा कुछ दिन वे चारों सहेलियां उस चाचा के साथ शहर चली जाएंगी जहां उन्हें काम मिलने की बात थी। घर में बंटवारा हो गया था और गरीबी अपना शिकंजा फिर कस रही थी। कहीं बाहर जाकर काम करना और कुछ पैसा बचाकर घर भेजना जरूरी था। एक दिन चारों लड़कियों ने शहर में काम करने वाली दम्मू के संग प्लान बना लिया, जो इन दिनों अपने घर आई हुई थी। सबने मिलकर प्रोग्राम बनाया। 2 दिन बाद सुबह तड़के घर से रवाना हुई। पड़ोस की चाची को बोल गई कि उनके घर में माता पिता से बोल देंगी कि वे जल्दी ही गांव लौट आएंगी। वे हमारी चिंता ना करें, हम कमाने जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जाने के बाद बहुत देर बाद ही उन्हें बताना, नहीं तो हमें खोजते हुए सब स्टेशन आ जाएंगे। अपना कपड़ा लत्ता वे उसी चाची के पास झोले में पहले रख आई थी। खैर, किसी तरह स्टेशन पहुंची। कुछ सब्जी भाजी बेचकर कुछ पैसे बचाए थे। दम्मू को वह पैसा दे दिया।
उसने सबका टिकट खरीदा और गाड़ी आने पर बैठ गई। देखें यहाँ किस तरह के हाथी से मुठभेड़ होती है। यह उनके जीवन की पहली रेल यात्रा थी। अंदर से बड़ी घबराहट थी, ऊपर से अपने को संयत दिखा रही थी, घर की याद आ रही थी। सब परेशान तो होंगे ही, सारा गांव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सुख दुख कमोबेश एक जैसे। फिर पता नहीं काम मिलेगा या नहीं, कहाँ कैसा काम करेंगी, अपनी भाषा छोड़ दूसरी भाषा भी नहीं आती। दम्मो यानी दमयंती उनका डर समझ गई, बोली डरो नहीं, सबको काम मिलेगा। एक कंपनी है एजेंसी जैसी, वह काम लगा देती है। हाँ पहले तो बोली सीखनी पड़ेगी। अरे हाँ नहीं तो साहब मालकिन बाबू कहना सीख लो, फिर तो धीरे धीरे भाषा आ जाएगी। जैसे मैंने टीवी देख देख कर हिंदी सीख ली थी। रास्ते में बड़ा स्टेशन आने पर कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें ले आती, उन्हें खिलाती रही। दम्मो के पास रास्ते के लिए खाना भी था जो उसकी मामी ने दिया था। उन्होंने आपस में बांटकर खाना खा लिया। फिर नींद आने लगी तो बैठे बैठे ही अपनी गठरी भींचे सो गई। लंबी यात्रा से वे थक गई, लेकिन अंततः पहुंच गई। बड़ा सा प्लेटफॉर्म, बहुत से लोग, भागम भाग मची थी, शोर भी। गांव की ये लड़कियां आंख फाड़ कर सबको देखती हुई स्टेशन से बाहर आई। दमयंती ने सबके संग बस पकड़ी और सबको लेकर अपने इलाके पहुंची। वहां उसका कमरा था। उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ रहती थी। अभी पति अपने काम पर गया था। दरअसल दम्मो जहां काम करती थी उन्होंने ही उसे कमरा दिया था, गैराज से सटा हुआ कमरा। हाथ मुंह धोकर उन लोगों ने चाय बनाई। अब जाकर पांव पसार कर बैठने को मिला। रेल के जनरल डिब्बे में तो हाल खराब हो गया था। दम्मो ने कहा, तुम लोग दाल चावल बना लो, तब तक मैं अपने काम पर जाती हूँ, मौका मिलते ही आऊंगी। अरे थोड़ा आराम करके जाना दीदी। नहीं, मैडम कहेंगी दम्मो आ गई लेकिन मिलने नहीं आई। ठीक है दीदी, तुम जाओ, हम खाना बना लेंगी, लेकिन तुम स्टोव जला दो। और पानी कहाँ है? बाल्टी में तो खत्म हो गया है। देशा मैदान कहाँ जाएंगी? दम्मो ने उन्हें सब समझाया, बाथरूम दिखाया, नल लगा है, टूटी खोलो और पानी जरा जर। सब खुश हो गई। कई चीजें उनके लिए एकदम नई थी। बारी बारी से नहा धोकर तैयार हुई, दाल चावल बनाया और दम्मो का इंतजार करने लगी। जब दम्मो आई, सबने मिलकर खाना खाया, आगे की योजना बनाई। चारों सहेलियों को एक जगह तो काम मिलना नहीं था। सबको पता नहीं कहाँ कहाँ काम मिले। प्लेसमेंट एजेंसी वाले दीदी को फोन करेंगे। फोन पर दम्मो की बात हुई, अच्छे घर मिले तभी मैं इनको भेजूंगी, तब 2 दिन रुक जाओ। वैसे चारों को मेरे दफ्तर में लेकर आना, कुछ सिखाना पड़ेगा। चारों चिड़िया सी एक दूसरे से दुबकी। अब उन्हें शहर के कर्म क्षेत्र में उतरना है, अकेले ही जहाँ उनका भाग्य ले जाए। उन सबकी संघर्ष की गाथाएं अलग बनेंगी, फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहेंगी। एक गांव, भाषा और बोली के बीच एक तीज त्योहार एक। अब और वे गहरी उदास हो जाती हैं। कल चलेंगे रिप्लेसमेंट सेंटर, देखें क्या होता है। अभी सब सो जाओ, रात में तुम्हारे जीजा जी से बात करूंगी। कुछ दिनों के बाद ही एक मोबाइल का होना जरूरी है ताकि एक दूसरे का हालचाल मिल सके। वैसे भाग्य में क्या है पता नहीं, जिसका जैसा। नहीं दीदी, हम ही बनाएंगे भाग्य। वैसे देखें तो भाग्य भरोसे कुछ नहीं, हम अच्छा काम करेंगी, हम जीतेंगी। रुकमा ने कहा, डरना नहीं, नहीं झुकना, कल की कल देखी जाएगी। आज हम साथ हैं ना, और अभी तो अपने जीजा जी से मिलना है। और सभी की हंसी फूट पड़ी। शाम घिर आई थी, खिलखिलाहटों से कमरा भर